अब मैं जाऊँ गूगल क्रोम में। नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। आज अपन 4th क्लास के अंदर ऑप्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले ही बताया था कि मैं जो जितने भी टॉपिक्स कवर करूंगा वो आपकी यूजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, पिछली क्लासों में अपन ने जो फीमेल गायनिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बेसिक अनाटमी, उसकी बेसिक फिजियोलॉजी वो डिस्कस की थी, और उसके बाद में रज क्या होता है, आर्तव क्या होता है, आर्तवकाल क्या होता है, ऋतुमती क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज का अपना टॉपिक है ऋतु चक्र। कुछ बच्चे और जुड़ जाएं, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये जो ऋतु चक्र है ये मॉडर्न का वही मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है, लेकिन आयुर्वेद के आचार्यों ने इसको थोड़ा अपने हिसाब से बताया है। तो 101% ऋतु चक्र का कोरिलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हर स्टेप में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम जो कोरिलेशन है वो सेट होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजी के हिसाब से। इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतु चक्र से 2 नंबर का, 5 नंबर का और 10 नंबर का हर प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड है कि उसका मूड कैसा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन बनाए, 5 का बनाए या 10 का बनाए, लेकिन ये बाकी टॉपिक के कंपेयर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना और इस टॉपिक को एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा सीरियस लेना। ठीक है, आचार्यों ने ऋतु चक्र को 1 मास या 1 चंद्रमास, जिसको 28 दिन का बोलते हैं, उसके इक्वल बताया है। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टोटल अवधि जो होती है वो 28 डेज की होती है। ठीक है, और इस पूरे साइकिल के अंदर फीमेल की जो जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर है और जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कई तरह के फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आचार्य ने इसको 2 भागों में बांटा है। रजस्राव काल जो 3 से 5 दिन का होता है, दूसरा ऋतुकाल जो 12 से 16 दिन का होता है, तीसरा ऋतु व्यतीत काल। 3 भागों में बांटा है, रजस्राव काल, ऋतुकाल और तीसरा ऋतु व्यतीत काल। पिछले क्लास में भी डिस्कस हुआ था अपना कि रज और आर्तव उसको कहते हैं जो शुरू के 3 से 5 दिन के अंदर फीमेल वेजाइना से जो सिक्रेशन, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, जो ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं रज या आर्तव। ठीक है, ऋतुकाल पिछली क्लास में बताया था, ऋतुकाल वह काल होता है इसमें किसी तरह का कोई सिक्रेशन, कोई फ्लूइड, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। ऋतुकाल के बारे में पहले भी बात की थी। ऋतु का मतलब एक सीजन से होता है, जैसे अभी बारिश की सीजन है तो बारिश की सीजन को वर्षा की सीजन इसलिए बोलते हैं कि इसमें वर्षा हो रही है। ग्रीष्म ऋतु को ग्रीष्म ऋतु इसलिए बोलते हैं कि इसमें गर्मी पड़ती है। हेमंत ऋतु को इसलिए हेमंत ऋतु बोलते हैं कि सर्दी पड़ती है। सेम इस ऋतुकाल में क्या पड़ती है या इस ऋतुकाल में क्या ऋतु रहती है, इसमें रहती है आपका जो बीज है, स्त्री जो बीज है उसका सिक्रेशन होता है, या ये कहूँ इस बीज के सिक्रेशन की वजह से अगर उस समय शुक्र धातु का संयोग होता है तो आगे जाके गर्भ धारण के चांसेस बनते हैं, इसलिए इस काल को ऋतुकाल कहते हैं। ऋतुकाल के अंदर जो स्त्री नांग है उससे बीज निकलता है, बीज यानी ओम निकलता है, और उस समय अगर स्पर्म के साथ उसका संयोग हो तो गर्भ धारण के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस काल को बोलते हैं ऋतुकाल। रजकाल जिस समय ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फेज को ऋतुकाल कहते हैं। तीसरा है ऋतु व्यतीत काल, वह काल जिसमें जो ओम के रिलीज होने के जो दिन हैं या ओम रिलीज के जो चांसेस हैं
वो खत्म हो जाते हैं, उस काल के बीत जाने वाले समय को ऋतु व्यतीत काल कहते हैं। ठीक है, और ये 9 से 13 दिन का होता है। पहला पढ़ेंगे रजस्राव काल या ब्लीडिंग फेज कह दूं मैं। 3 से 7 दिन का अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। किसी ने 3 से 5 दिन का बोला है। ये 7 दिन का काल किसने बताया है? आचार्य हारित ने। ठीक है, जिसमें रजस्राव होता है। रज की परिभाषा निर्माण, स्वरूप, वर्ण, प्रमाण, स्राव, काल, संगठन, अनुसंगी लक्षण, प्रकृति आदि तथा रजोदर्शन की आयु आदि का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ, पहले की क्लासों में हो चुका है। ठीक है, अब आज की क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रजस्वला परिचर्या। मतलब ये कि जिस समय ये फेज चल रही है, जिस समय ये पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड? ब्लीडिंग फेज यानी रजस्राव काल। उस समय फीमेल को, महिला को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को खाना पीना है, क्या आहार विहार का पालन करना है और किन किन चीज़ों को निषेध करना है, उनके बारे में मैं आपको अब बताऊँगा। ठीक है, इस परिचर्या को क्या बोलते हैं? रजस्वला परिचर्या। जिस समय रज का निर्माण होता है, रज का स्राव होता है, उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की चर्या करनी चाहिए, वो कहलाता है रजस्वला परिचर्या। ठीक है, रजोदर्शन के समय से 3 रात्रि। अब यहाँ देखो आयुर्वेद के अंदर अलग अलग आचार्यों की अलग अलग थ्योरी है, तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि कभी सर 3 से 5 दिन बोल रहे हैं, कभी 7 दिन बोल रहे हैं, कभी 3 दिन बोल रहे हैं। वो आचार्यों पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से अपन बात करते हैं। ठीक है, रजोदर्शन के समय से लेके 3 रात्रि, कोई 3 से 5 कह दे, कोई 7 कह दे। ठीक है, 3 रात्रि ब्रह्मचारिणी रहकर भूमि पर शयन करें, ऐसा आचार्य बताते हैं कि 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि पर सोएं। ठीक है, उस समय जैसा कि उस समय के हिसाब से बताया जाता है कि पहले जैसे आजकल सैनिटरी पैड की व्यवस्था रहती है, पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो अगर कोई महिला बेड पे सोती हैं तो अगर ब्लीडिंग के समय बिस्तर खराब नहीं हो, इसलिए आचार्य ये बोलते हैं कि भूमि पर शयन करें। ठीक है, आगे बोलते हैं कि बिना टूटा हुआ पात्र में भोजन करें, अच्छे साफ सुथरे पात्र में भोजन करें और किसी प्रकार का प्रक्षालन न करें, मतलब स्नान वगैरह न करें। इन 3 दिनों में स्नान वगैरह न करें। ठीक है, फिर आगे बोलता है 4th डे, चतुर्थ दिवस क्या करें? उबटन लगाकर सिर से स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र धारण करें, पुरुष भी श्वेत वस्त्र धारण करें। इस प्रकार श्वेत वस्त्र पुष्पमाला धारित प्रसन्न मन एक दूसरे को चाहने वाले उन पति और पत्नियों को वैद्य सहवास की आज्ञा दें। कहने का मतलब ये है कि जो रजकाल है वो 3 दिन का माना है यहाँ पे। 3 दिन रजकाल के बीतने के बाद स्त्री को क्या बन जाती है? ऋतुमती। कौन सा काल आ जाता है? ऋतुकाल। ऋतुमती स्त्री या ऋतुकाल के अंदर अगर एक महिला और पुरुष के बीच में सहवास होता है तो उस समय गर्भधारण के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आचार्य ये कहते हैं कि जब रज का काल बीत जाए उसके बाद में स्त्री को स्नान वगैरह करके साफ सुथरे वस्त्र पहन के और ऐसा पुरुष जिसके प्रति उसकी अभिकांक्षा है, जिसको वो चाहती है, उसके साथ में अगर मेल मिलाप करे, सहवास करे वैद्य की आज्ञा से, तो गर्भधारण के चांसेस रहते हैं। अब देखिए आगे किन किन चीज़ों का निषेध बताया है आचार्य ने कि जब रजकाल या रजस्राव काल चल रहा हो उस समय आपको किन किन चीज़ों को त्यागना है। ठीक है, ये देखिए। हाँ, आचार्य कहते हैं कि ऋतुस्राव के प्रथम दिन से ही, अभी बताया ऊपर 3 दिन, ब्रह्मचारिणी स्त्री क्या नहीं करें? दिवासोपन दिन में नहीं सोएं, अंजन नहीं लगाएं, अश्रुपात, स्नान, अनुलेपन, अभ्यंग, नख को काटना, दौड़ना भागना या कोई इस तरह का हैवी वर्क ना करें, ना अधिक हंसें, ना अधिक बोलें, अधिक श्रवण, मतलब ये सारे जो जितने भी कार्य जो बताई चीज़ें हैं निषेध की, ये वैसी हैं जिसके अंदर फिजिकल एक्सर्शन होता है। वैद्य का साफ साफ कहना है कि इस समय फीमेल को चूंकि ब्लीडिंग का समय होता है तो कंप्लीट रेस्ट करें। ठीक है,
अज्ञान, प्रमाद, ऐसी चीज़ें नहीं करें, लोभ, ये चीज़ें नहीं करें। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो जो गर्भ उत्पन्न होगा तो वो गर्भ कैसा होगा? दोष युक्त उत्पन्न होगा। आगे आचार्य बोलते हैं ऋतुस्राव के समय स्त्री के दिन में सोने से, अब अलग अलग का अलग अलग बता रहा है। अगर कोई फीमेल ऋतुस्राव या रजस्राव काल चल रहा है और दिन में सोती है तो पैदा होने वाला गर्भ निद्रालु होगा, अंजन करती है तो अंधा होगा, विकृत दृष्टि वाला होगा, और स्नान अनुलेपन आदि अगर करती है तो दुखशील पैदा होगा, अभ्यंग अगर करती है तो उससे कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ पुत्र या पुत्री प्राप्त होगा, नख काटने से कुनखी, प्रधावन करने से चंचल, हंसने से श्याम वर्ण के दांत, ओष्ठ तालु जिह्वा, अति बोलने से प्रलापी, अति शब्द श्रवण से बधिर, अवलेखन से खलित एवं प्रवात सेवन से उन्मत्त संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ये। अगर यूजी में क्वेश्चन आता है सिंपल सा 5 नंबर का कि रजस्राव काल क्या है और उनमें आचार्य ने किन किन चीज़ों का निषेध बताया है, तब आप रजस्राव काल के बारे में लिखना है। और ये जो चीज़ें हैं सिंपल सी याद करके इनको निषेध के हिसाब से लिखना है। लेकिन पीजी में अगर क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि नख काटने से, अगर रजस्राव काल में कोई स्त्री नख काटती है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में किस प्रकार का गर्भ दोष रहेगा, तो संतान कुनखी होगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दिन में सोने से निद्रालु, अंजन से विकृत दृष्टि वाला, स्नान वगैरह करता है तो दुखशील, तेल अभ्यंग, अभ्यंग स्किन से जुड़ा हुआ तो कुष्टि, नख काटना नख कुनख, धावन, धावन में चंचलता आती रहती है तो पैदा होगी संतान चंचल रहेगी, हंसने से श्याम वर्ण, ये याद करने वाला है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, बाकी चीज़ें स्पष्ट है एक दूसरे के नाम से जुड़ी हुई है। श्याम वर्ण के दांत, ओष्ठ तालु जीवा वाला, अत्यधिक बोलता कौन? जो प्रलापी होता है वो, और अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुनेगी तो जो संतान पैदा होगी वो बधिर होगी। अवलेखन से खलित और प्रवास सेवन करने से उन्मत्त संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भाव प्रकाश आचार्य कहते हैं कि स्खलन से एवं काश्यप ने नस्य से स्त्री के आर्थ दोषों का संकलन किया है। ठीक है, आचार्य वाग्भट कहते हैं इसी प्रकार रजस्राव काल में 3 दिन मैथुन का निषेध बताया है। तो ऑब्वियसली बात है, जिस समय रजस्राव काल चल रहा होता है तो उस समय मॉडर्न भी यही कहती हैं, आयुर्वेद भी यही कहता है कि उस समय किसी भी प्रकार का कोई सहवास नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आचार्य बोलता है मैथुन करने से गर्भ का विनाश हो जाता है। अब यहाँ पर चीज़ें, या ये मान लो सारे रिसर्च के विषय है कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर रजस्राव काल में मैथुन करते हैं तो गर्भ का विनाश होता है, या उत्पन्न हुई संतान अल्पायु वाली, अबल कम बल वाली, पराजित होने वाली, या इंद्रियों से विकल संतान उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं। सुश्रुत क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव के प्रथम दिन रजस्वला के साथ संभोग करने से जो संभोग करने वाला पुरुष है उसकी आयु का नाश हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे रजस्वला परिचर्या के अंदर निषेध की जाने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों को स्त्री को त्याग करना चाहिए शुरू के 3 से 5 दिन जब ब्लीडिंग फेज चल रहा हो। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब आचार्य काश्यप भी रह गए, आप भी आ जाओ, आप भी कुछ बता दो अपने बारे में। आचार्य काश्यप कहते हैं प्रथम दिन गर्भ स्थिति होने पर फल शून्यात गर्भ होता है। ठीक है, अगर दूसरे दिन गर्भधान होने पर ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो, अब एक आचार्य ने तो बोल दिया कि मैथुन करना ही नहीं चाहिए, अब आचार्य काश्यप बोलते हैं कि अगर शुरू के प्रथम दिन के अंदर अगर सहवास किया जाता है उसके बाद में गर्भ का धारण होता है तो उस समय जो संतान पैदा होगी वो फल शून्यात गर्भ होगा। फल शून्यात का मतलब ये मान लो गर्भ धारण ही नहीं होगा, होगा कहाँ, वहाँ ओम भी नहीं, ओम है ही नहीं उस समय तो क्या ब्लीडिंग फेज है केवल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज हो रहा है। दूसरे दिन गर्भदान होने पर गर्भस्राव हो जाएगा। ठीक है, मिसकैरेज हो जाएगा। तीसरे दिन गर्भधान होने पर जो गर्भ उत्पन्न होगा हीन योग एवं अल्पायु संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखो भाई ये सारी चीज़ें इसी तरीके से याद करने की है। अब आप पूछोगे लॉजिक क्या है इसके अंदर, तो ये सब
किसके विषय हैं? रिसर्च के, कि अगर सच में ऐसा होता है तो इस चीज़ों को करके और बहुत सारे लोगों पे रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है कि ये चीज़ें होती या नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये अपन ने अभी पढ़ा है। रजस्राव काल क्या होता है, रजस्राव काल में महिला को क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों का निषेध करना चाहिए। अब दूसरी जो फेज बताई, 3 फेज बताई इसने ऋतुकाल में, रजस्राव काल, ऋतुकाल और ऋतु व्यतीत काल। अब आता है ऋतुकाल। बात हुई थी ऋतुकाल वो काल होगा जिस काल में बीज की ऋतु होगी, बीज आएगा, बीज ओम आएगा और उस समय अगर स्पर्म आता है ओम के पास में तो गर्भ धारण होगा। ठीक है, आचार्य क्या बोलते हैं? बीज आगम होकर गर्भ धारण योग्य काल ऋतुकाल कहलाता है। ऋतुकाल 2 नंबर में अगर आ जाता है आपके तो इसमें ये डेफिनेशन लिखिए, बीज आगम होकर गर्भ धारण योग्य काल ऋतुकाल कहलाता है। ऋतुस्तु बीज कालम अपेक्षते, ऐसा काल जो बीज की अपेक्षा करता है, ऐसा काल जो बीज की अपेक्षा करता है, बीज की डिजायर करता है, बीज की एक्सपेक्ट करता है, वो काल कहलाता है ऋतुकाल। क्या अवधि बताई है? अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अवधि बताई है ऋतुकाल की। आर्तव दर्शन के बाद, आर्तव दर्शन मतलब रजो दर्शन, आर्तव दर्शन या रजो दर्शन, आर्तव दर्शन के बाद ऋतुकाल 12 दिन का होता है। ठीक है, अन्य आचार्यों का कथन है कि आर्तव दर्शन न होने पर भी स्त्री ऋतुमती होती हैं। ये आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ऐसा मानते हैं। भाव मिश्र ने इसका 12 से 16 दिन बताया, डल्लर ने इसको 16 से 12 दिन का बताया। महर्षि काश्यप ने ब्राह्मणी के लिए, अब काश्यप ने अलग अलग स्त्री की अलग अलग बताया। अगर ब्राह्मणी स्त्री है तो 12 दिन, छत्राणी है तो 11 दिन, वैश्य है तो 10 दिन। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आचार्य ऋतुकाल की अलग अलग अवधि बताते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए सब आचार्यों का, अगर आप एवरेज देखें तो लगभग 12 से 15 दिन का जो समय है वो ऋतुकाल का समय कहलाता है आयुर्वेद मतानुसार। ठीक है, आयुर्वेद मत ये कहता है कि 12 से 15 दिन अगर स्त्री और पुरुष के बीच में सहवास होता है उस समय गर्भ धारण के चांसेस रहते हैं। किसके बाद? रजो दर्शन के बाद। रजो दर्शन मतलब ब्लीडिंग के बाद। अगर 1 तारीख को ब्लीडिंग आती है तो 1 से 5 तक रजो दर्शन काल हो गया और 5 से लेकर अगले 12 दिन मतलब 17 तारीख तक का समय जो है वो ऋतुकाल का कहलाएगा, 17 या 20 तारीख तक। ठीक है, आगे चलें। अब आचार्य ने बताया है कि किस ऋतु काल में, किस काल में किस दोष की प्रधानता रहती है। देखो 3 काल की बात हुई थी, ऋतुकाल। इन तीनों कालों को संयमित रूप, इन तीनों कालों को संकलित रूप से ऋतुकाल बोलते हैं। कौन सा? रजकाल, ऋतुकाल, ऋतु व्यतीत काल। ऋतुकाल में ऋतुकाल खुद एक सब डिवाइडेड पार्ट है। ठीक है, अवधि बताया था 3 से 5 दिन की होता है रजकाल, 12 से 16 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का रजकाल, 12 से 16 दिन का ऋतुकाल और अगला 12 से 13 दिन का होता है ऋतु व्यतीत काल। ठीक है, अगर इसको आप मोटा मोटा जोड़ते हैं तो 12, 12, 24 और 4-5 दिन ऊपर की गिन लो। इस तरीके से पूरा जो एक चंद्रमास है वो कंप्लीट होता है इन तीनों को जोड़ने पर, रजकाल, ऋतुकाल और ऋतु व्यतीत काल को आपस में जोड़ने पर। ठीक है, जननांगों की क्या स्थिति रहती है उस समय? रजकाल में रज का स्राव होता है, ऋतुकाल के अंदर वही लक्षण होते हैं जो ऋतुमती के होते हैं। बताया था आपको मैंने ऋतुमती के लक्षण, इंपॉर्टेंट भी कहा था कि ऋतुमती के लक्षण जो होते हैं इंपॉर्टेंट है यूजी के हिसाब से। ऋतुमती के वही थे कि भाई जब रजस्राव काल से स्त्री मुक्त हो जाए तो उसके बाद में स्नान वगैरह कर ले, जन्नांगों को साफ कर ले और उसके जो जितने भी जन्नांग हैं वो स्फूर्ण अवस्था में आ जाए और मनोरम कथाएं सुनने का उसका मन हो, पुरुष के प्रति उसकी आकांक्षा हो। इस तरह का जो लक्षण है वो सारे के सारे लक्षण किसके हैं? ऋतुमती के। तो इस तरह के लक्षण ऋतुकाल में महिला के अंदर प्रकट होते हैं। ऋतु व्यतीत काल के अंदर क्या होता है? रज का संचय। अब इसको समझना, देखो रज काल में रज का स्राव हो रहा था, ठीक है, ऋतुकाल में ओम आ गया था तो उसके हिसाब से वो लक्षण प्रकट हो रहे थे। अब ऋतु व्यतीत काल में वापस रज का कलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ऋतु वापस क्या आने वाली है? रजस्राव काल। तो ऋतु व्यतीत काल के अंदर जो
ऋतुकाल के बीतने के बाद में जो ऋतु व्यतीत काल है ये 12 13 दिन का, इसके अंदर वापस रज का संचय होगा और वापस 1 तारीख आएगी। मतलब ये देखो 1 से 5 तक ब्लीडिंग फेज हुई, 5 से लेकर 17 18 20 तारीख तक ऋतु काल चला। अब 20 से 30 दिन का जो समय है इसमें वापस स्त्री के शरीर में रज का संचय होगा। क्यों? क्योंकि वापस 1 तारीख को क्या शुरू होने वाला है? रजोदर्शन। तो रज का संचय होगा तभी तो रज का दर्शन होगा। ठीक है, दोष की बात करें, इंपॉर्टेंट है पीजी के हिसाब से ये दोष सारे, और यूजी में ये टेबल याद करना आप अच्छे से। ठीक है, रजकाल में वात की प्रधानता रहती है, और वात की बात करें तो कौन सी वायु? अपान वायु, अपान वायु। ठीक है, ऋतुकाल में पित्त, और ऋतुकाल में कफ। अब ऋतुकाल में कफ क्यों रहता है? क्योंकि उस समय अपन ने पढ़ा था कि उसके नख, मुख, आनन, दांत सब कैसे हो जाते हैं? चिकने हो जाते हैं, श्लेष्मिक हो जाते हैं। ये लक्षण किसके थे? ऋतुमती महिला के। और ये सारे लक्षण किससे मिलते हैं? कफ दोष से मिलते हैं। इसलिए ऋतुमती के लक्षण या ऋतुकाल के लक्षणों में किस दोष की प्रधानता है? कफ दोष की प्रधानता है। ठीक है, ऋतु व्यतीत काल में पित्त दोष प्रदान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसका संचय हो रहा है? रज का, आर्तव का। आर्तव कौन, किस दोष का प्रधान्य होता है? पित्त। पहले बात हुई थी आर्तव आग्नेयभूतम। ठीक है, अब तीसरा ऋतु व्यतीत काल को पढ़ने के बाद में आयुर्वेद मतानुसार आपका जो ऋतु काल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऋतु व्यतीत काल जो कि 12 से 13 दिन का होता है, इसमें रज का संचय होता है, पित्त दोष प्रधान रहता है। ठीक है, मॉडर्न कोरिलेशन देख लो एक बार। रजकाल को मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल ब्लड से कोरिलेट करते हैं। ऋतुकाल को प्रोलिफरेशन स्टेज, अभी मैं आपको मॉडर्न के हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बिल्कुल इसका कोरिलेशन मिलेगा। तो प्रोलिफरेटिव फेज है वो ऋतुकाल के बीच में आएगी, और ऋतु व्यतीत काल जो है सिक्रेटरी फेज कहलाती है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा तीनों, अभी मॉडर्न के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा तब आपको इसका कोरिलेशन अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अब ऋतु व्यतीत काल के में संहिताओं में इसका कोई एग्जैक्ट उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया कि इसमें योनि का संवरण होता है। संवरण मतलब योनि वापस से अपनी नेचुरल या पहले की स्थिति में आ जाती है। इस काल में गर्भधान क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाएगी। गर्भधान की क्षमता कौन से काल में? ऋतु काल में, ना कि ऋतु व्यतीत काल में। बारिश चली गई, वर्षा ऋतु चली गई तो बारिश चली गई, उसके बाद में खेती होगी, अन्न उगेगा, धान उगेगा? नहीं उगेगा ना। तो ऋतु व्यतीत काल में गर्भ का धारण नहीं होगा, क्योंकि उस समय अंड या बीज की उपस्थिति होने के बिल्कुल कम चांस रहेंगे। इस स्थिति को ऋतुकाल या प्रोलिफरेटिव स्टेज एंड ओव्यूलेशन होने के बाद को सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद मतानुसार ऋतुकाल आपको समझ में आया होगा। 3 स्टेज है, रजस्राव काल, ऋतुकाल और ऋतु व्यतीत काल। रजस्राव काल ब्लीडिंग फेज होती है। ऋतुकाल जो है आपका वो अवस्था है जो ऋतुमती महिला के जो लक्षण है वो वाली अवस्था है। इस समय ओम की उपस्थिति रहती है, बीज की उपस्थिति रहती है, और गर्भ के धारण के सबसे मैक्सिमम चांस रहते हैं। मॉडर्न के हिसाब से इसको प्रोलिफरेशन स्टेज मानते हैं। तीसरी है ऋतु व्यतीत काल, जिसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसमें ऋतुकाल के बीत जाने के बाद का जो समय है वो ऋतु व्यतीत काल के अंदर आता है, जिसमें रज का पुनः संचय होता है ताकि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो सके। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब बात करते हैं अपन आज मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है गायनी के अंदर, इसको थोड़ा समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स की बातें होती हैं। यूट्रस में क्या चेंजेज आ रहे हैं, ओवरी में क्या चेंजेज आ रहे हैं, किस तरीके से हाइपोथैलेमस से पॉजिटिव फीडबैक आता है, नेगेटिव फीडबैक आता है। उसके बाद में वापस से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्रोलिफरेशन है, जो सिक्रेशन है, वो एक पूरा का पूरा ओवेरी, यूटेरस और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स का मिला जुला स्वरूप है। सारी स्टेप्स साथ में चलती रहती हैं, इसलिए इसको थोड़ा
डीपली समझना जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको। मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहले 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द वजाइना ऑफ वीमन एवरी मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। मीनार्की और मेनोपॉज में बताया था। मीनार्की जब रज का दर्शन हो, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस स्टार्ट हो। मेनोपॉज, मीन मतलब रज का दर्शन होना, पॉज मतलब किसी चीज़ को बंद करना। तो मीन मतलब मेंसेस, पॉज मतलब बंद होना। जिस समय मेंसेस बंद हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड अदर थिंग्स वेजाइनल फ्लूइड, म्यूकस, सीरस फ्लूइड फ्रॉम द वजाइना ऑफ वीमन एवरी मंथ, हर महीने चलता है। फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, शुरुआत प्यूबर्टी से होती है, मेनोपॉज पे खत्म होती है। एक्सक्लूडिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इससे अलग है। इट इज़ मतलब प्रेगनेंसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, तो हर महीने आता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रेगनेंसी, जब महिला प्रेग्नेंट रहेगी तब ये साइकिल बंद हो जाएगा, जिसको एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। इट इज ए नेचुरल periodical process that bring changes in the female reproductive system which is responsible for the pregnancy। तो menstrual cycle का मेन उद्देश्य क्या है? प्रेगनेंसी। ठीक है, 2 नंबर के अंदर आप इस डेफिनेशन को याद करना। मीनार्की की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। मेनोपॉज क्या होता है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लगभग 45 to 55 ईयर की जब वीमन हो जाती है तब मेनोपॉज आ जाते हैं। बाकी ये आयु प्रायिक होता है, पहले बताया था अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ठीक है, menstruation, discharge of blood fluid containing endometrial cells, glandular secretions and blood cell last for 3 to 5 days। ये सारा का सारा कलेक्टिव रूप से menstruation कहलाता है। अब है phases of menstrual cycle। ठीक है, phases of menstrual cycle की बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ पेज को, सबको दिख रहा होगा। ये मैंने हाथ से बना के इसकी फोटो लगाई है। ठीक है, तो देखिए फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था कितने दिन का होता है? 28 डेज का। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें मेनली 2 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, यूटरस एंड ओवेरी। यूटरस के अंदर फर्दर 3 फेजेज होती हैं और ओवेरी के अंदर फर्दर 3 फेजेज होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्डिंग होती हैं और एक दूसरे के साथ में साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ठीक है, पहले यूटरस की बात करूं मैं। यूटरस के अंदर 3 फेजेज में पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज, शुरू के 4 दिन। ठीक है, दूसरी फेज को बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, जो 10 दिन, जिसको आचार्य क्या बोल रहे थे? ऋतुकाल। तीसरी अवस्था कहलाती है सिक्रेटरी फेज, इसको आचार्य क्या बोल रहे थे? ऋतु व्यतीत काल। अच्छे से समझना, ये यूट्रस के अंदर चलने वाली स्टेजेस हैं। कहाँ चलने वाली? यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरी सेक्रेटरी फेज। दिन की बात करूं, शुरू के 4 दिन। हमेशा मैं आपको एग्जांपल 1 तारीख से समझाऊंगा। शुरू के 1 से 4 दिन या 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा, जिसमें ब्लीडिंग होगी। आगे 10 दिन प्रोलिफेरेटिव स्टेज चलेगी और फिर आगे 14 डेज सेक्रेटरी फेज चलेगी। ये जो अवस्थाएं हैं मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज की जो दिन है, इनमें ऊपर नीचे हो सकता है, दिन कम ज़्यादा हो सकता है। ब्लीडिंग 3 दिन ही हुई, 5 दिन ही हुई, अगर ये चेंज होगा तो प्रोलिफेरेटिव स्टेज में भी चेंजेस आएंगे दिनों में। अगर ये घटेंगे तो ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे तो ये घटेंगे। लेकिन याद रखना,
एकमात्र ऐसी स्टेज होती है या एकमात्र ऐसी फेज होती है जिसके दिनों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है आपकी सेक्रेटरी फेज। ये हमेशा 14 डेज की रहती है, ये 14 डेज की रहेगी हमेशा। अगर यहाँ दिन घटेंगे तो यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ घटेंगे। इन दोनों के अंदर दिनों में फेरबदल होता रहता है। मोटा मोटा माने तो 4 डेज का शुरुआत का मेंस्ट्रुअल फेज और 10 डेज का प्रोलिफरेटिव फेज। ये सारे क्रियाकलाप कहाँ हो रहे हैं? यूटरस में। ओवरी की बात करूं, ओवरी में मेनली 2 फेजेज होती हैं। पहली फेज कहलाती है फॉलिकुलर फेज और दूसरी कहलाती है ल्यूटियल फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज जो है फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल से रिलेटेड है, ओम से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अंटिल ओवुलेशन, 5 दिन ब्लीडिंग फेज के निकल गए, 5 दिन निकल गए ब्लीडिंग फेज के। 6ठे दिन शुरू होती है फॉलिक्यूलर फेज और तब तक चलती है जब ओवम रिलीज हो जाए। या मैं यूं कहूं, शुरू के 5 दिन ब्लीडिंग फेज चलेगी और 14 डेज जिसको अपन आइडियली मानते हैं कि 14वें दिन ओवम रिलीज होता है, जिसको अपन रेस्ट पीरियड कहते हैं, तब तक कौन सी फेज चलेगी? फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, तो लगभग ये आपके 10 दिन के बराबर होती है। ठीक है, ये रहा 14 डेज आपका ओवुलेशन हो गया। उससे पहले की अवस्था 10 दिन की क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट जो फेज है 14 डेज के बाद में वो कहलाती है ल्यूटियल फेज। ये होती है 15 to 28 डेज। ये भी लगभग आपके 14 डेज के बराबर होती है। तो अब आप देखना, इसमें 4 स्टेज ऐसी है जिनके दिन आपस में सेम है। कौन कौन सी? ये देखो, प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज दोनों ही 10-10 दिन की होती है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज भी 10 दिन की होती है, फॉलिकुलर फेज भी 10 दिन की होती है, सेक्रेटरी फेज 14 डेज की होती है, ल्यूटियल फेज भी 14 डेज की होती है। ल्यूटियल फेज कार्पस ल्यूटियम के बनने के साथ शुरू होती है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम से रिलेटेड है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। समझ में आ गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस की बात करें तो यूट्रस के अंदर 3 फेज चलती है और ओवरी में 2 फेजेस चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। ये देखिए भाई, ये क्या है? ये बहुत बड़ी केमिस्ट्री है जो कि यूटरस, ओवेरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड सब में चलती रहती है। ये देखो, इतना जूम खूब है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। 170 में देता हूँ, इसमें मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर लेता हूँ येलो, येलो दिखेगा नहीं, ग्रीन लेता हूँ। एक मिनट, हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है सर, मैं 1 मिनट बात करूँ आपको वापस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो, अपने बॉडी में हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक है, और वो सबको मैसेज देता है कि आप इसको, इस हार्मोन को रिलीज करो, उस हार्मोन को रिलीज करो। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा ना। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, LHRH। ठीक है, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्शन करता है। कौन सा?
LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये खुद हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, केवल मैसेज देता है। ये तो ब्रेन का पार्ट है, ये हार्मोन थोड़ा रिलीज करेगा। रिलीज कौन करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट, इस पे जाके मैसेज देती है। इसके मैसेज देने के बाद में एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हार्मोन का नाम है FSH, दूसरा है LH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन का मतलब ये है कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करें। ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कार्पस ल्यूटियम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटरी हार्मोन जो रिलीज हुआ है, ब्लड में आ गया, ये जाता है ओवेरी के पास में, और ओवेरी के अंदर जाके जो उसमें फॉलिकल्स जो है इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करता है FSH। इसके अलावा एक हार्मोन रिलीज करवाता है ग्राफियन फॉलिकल से, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन जो आपका LH रिलीज हुआ, ये भी ब्लड में जाके ओवेरी पे फंक्शन करता है और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और इसके अलावा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज को। 3 फेजेज बताई थी मैंने आपको, 2 फेजेज बताई थी। एक चलती है यूटरस में, दूसरी चलती है ओवेरी के अंदर। तो आपकी ये जो फेजेज हैं, ये वाली फेजेज, ये है आपकी, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यूटेरस। ठीक है, और ये आपकी ओवेरी, और ये आपका हार्मोनल लेवल, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है और कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा किस समय घट रहा है। ठीक है, 3 बॉक्स दिख रहे होंगे आपको। पहला बॉक्स देखो, A बॉक्स ये है, B ये है, C ये है। ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये हार्मोन से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो ये बॉक्स है, ये आपका यूटेरस से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो ये बॉक्स है, ये आपका ओवेरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुरुआत करता हूँ यूटेरस से। नीचे दिन लिखे हुए हैं, ये 0, ये 0 से 5, ये 5 से 14, ये 14 से 28। ठीक है, ये डेज है, ये आपकी ओवेरी है, ये आपका यूटेरस है, और ये हार्मोन के लेवल को बता रहा है नीचे वाला बॉक्स। ठीक है, देखिए यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है। ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये है यूटेरस की एंडोमेट्रियम। ये जो रेड कलर की लेयर दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी, ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, ये लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। इसके 2 पार्ट होता है, एक है बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियस और दूसरी है फंक्शनल लेयर। ठीक है, बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम हमेशा स्टेबल रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो वैसी रहती है जैसी होती है, लेकिन फंक्शनल लेयर के अंदर चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इसका नाम ही फंक्शनल लेयर है। फंक्शनल का मतलब क्या है? ये क्रियाशील है। क्रियाशील कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब इसकी शेडिंग जो इसकी मोटाई है कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस लेयर को बोलते हैं फंक्शनल लेयर। ठीक है, अब देखो ये जो 0 से 5 डेज है, मैं 1 तारीख की बात करता हूँ, जब शुरुआत हो रही है, शुरुआत के ये वाले जो फेज है मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल, ये जो फेज है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, पहली फेज 3 फेज पढ़ी थी यूट्रस में आपने, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। तो पहले शुरू के 5 दिन 4 दिन की फेज कौन सी कहलाती है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम कौन सी फंक्शनल लेयर, उसकी शेडिंग कम होने लगती है। शेडिंग ऑफ यूटेराइन लेयर विल बी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू डेज। ये देखो यहाँ पे इतनी है, और जैसे जैसे 5वां दिन आता है इसकी लेयर कम होती रहती है। क्यों?
क्योंकि उस समय ब्लीडिंग होती है। ये जो यूटरस की जो फंक्शनल लेयर है ये सेड होके गिर के मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में इसकी जितने भी वेसल्स हैं, जो भी इसके अंदर जो भी सेल्स हैं वो डिक्रीज होकर शेड होकर बाहर निकलने लगती हैं और यहाँ आकर ये लेयर जो है वो रुक जाती है 5 डेज के ऊपर। ठीक है। इस समय जब ये स्टेज होती है उस समय एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है बॉडी के अंदर हल्का हल्का बढ़ रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे कम होता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम होता है फंक्शनल लेयर को मजबूत रखना, फंक्शनल लेयर को टूटने से बचाना। अब यहाँ पे टूट रही है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए, ये आपका P है प्रोजेस्टेरॉन और रेड कलर वाली जो लाइन है वो एस्ट्रोजन है। ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम है क्योंकि इसका काम है होल्ड करना। अगर ये हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा तो होल्ड रहेगी, ब्लीडिंग होगी नहीं, लेकिन इसका लेवल सबसे कम रहता है इसलिए शेडिंग होती रहती है, गिरती रहती है, मेंसेस के साथ ब्लीडिंग चलती रहती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज है वो कहलाती है आपकी प्रोलिफरेटिव फेज। इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो कि 10 दिन तक चलती है, इसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बढ़ना। किसका बढ़ना? जो फंक्शनल लेयर है यूट्रस की उसके अंदर उसकी वेंस का बढ़ना, न्यूट्रिएंट सेल्स हैं उनका बढ़ना, इस तरीके से उसकी थिकनेस जो है बढ़ती रहती है। 5वें दिन जब मेंसेस खत्म होते हैं उस समय यूट्रस की लेयर की साइज सबसे कम होती है और वो थिकनेस होती है 1 mm और धीरे धीरे थिकनेस बढ़ती चली जाती है। किस फेज में? प्रोलिफरेशन फेज में। ठीक है। 14 डेज पर ओम रिलीज हो जाएगा। उसके बाद में इसकी तीसरी फेज है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे सिक्रेशन होने लगते हैं। जो जितने भी सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट का सिक्रेशन करती रहती है। क्यों? क्योंकि अब जो दिन है ये दिन कौन से हैं? ये प्रेगनेंसी वाले दिन हैं। ठीक है। ये ओवम के रिलीज होने के बाद 14 डेज ओवम रिलीज हो गया। ओवम रिलीज होने के बाद में ये जो फेजेज हैं सिक्रेटरी फेज, इस समय यूटरस के अंदर जाइगोट आके इम्प्लांट होगा। तो जाइगोट आके इम्प्लांट होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो जो जितने भी न्यूट्रिएंट सेल्स हैं वो सिक्रेशन करती हैं किसका? न्यूट्रिएंट्स का, ताकि जाइगोट जो यहाँ आके इम्प्लांट होगा उसको अच्छे से पोषण मिल सके। इस तरीके से ये फेजेज चलती रहती हैं। सेम ओवेरी के अंदर उस समय 2 फेज चलती हैं, फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटेल फेज। ठीक है। देखिए बताया था मैंने आपको, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करता है, एक्शन करके वहाँ पे FSH और LH 2 हार्मोन रिलीज करवाता है। तो FSH और LH जो हैं शुरुआत के अंदर रिलीज होते हैं और जाके ओवेरी पे काम करते हैं। ओवेरी के अंदर FSH बोलता है ओवेरी को कि ग्रेफिन फॉलिकल को मैच्योर कर, और साथ में किसका सिक्रेशन करवाता है? एस्ट्रोजन का। इसलिए एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि वह FSH यहाँ पे आ चुका है ओवेरी के अंदर। अब ये देखिए, ये हैं ऊपर आपके ग्रेफिन फॉलिकल्स। FSH के आने पर ये ग्रेफिन फॉलिकल्स मैच्योर होने लगती है। मैच्योर देखो यहाँ मैच्योर हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई। ठीक है। ये बड़ी होती रहती है और साथ में क्या रिलीज करती है? एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। ठीक है। इस तरीके से 14 डेज पर LH हार्मोन अपनी पीक पर होता है। ठीक है। FSH भी बढ़ा हुआ होता है। FSH का काम शुरुआत के दिनों में है क्योंकि इसका मेन काम है मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स, नॉट सिक्रेशन ऑफ द ओम। ओम को बाहर निकालने का काम FSH का नहीं है, उसको मैच्योर करना है, उसको तैयार करना है कि अब तो रिलीज हो। ठीक है। लेकिन LH का कार्य होता है जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल है उससे अंडे को रिलीज करवाना। इसलिए इस समय जब ये पीक लेवल पे होता है तब ग्रेफिन फॉलिक्यूल से एक ओम रिलीज होता है 14 डेज पर। इस स्टेज को बोलते हैं LH सर्ज। ये 14 डेज पे आती है 14वें दिन। ठीक है। और उस समय जो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है फीमेल का वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ठीक है। और इसी को बोलते हैं ऋतुकाल, इसी को बोलते हैं आपका
मोस्ट रिस्क पीरियड, अगर इस दिन किसी फीमेल और मेल के बीच में कोइटस होता है तो गर्भ धारण के सबसे मैक्सिमम चांस रहते हैं। ठीक है, ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन पर जिस तरीके से LH अपने पीक लेवल पे होता है, FSH भी अच्छे पीक लेवल पे होता है, और एस्ट्रोजन देखो पीक लेवल पे है। अब एस्ट्रोजन पीक लेवल पे क्यों है? क्योंकि FSH ने क्या मैच्योर की? ग्रेफिन फॉलिक्यूल, और ग्रेफिन फॉलिक्यूल का क्या काम था? एस्ट्रोजन का सीक्रेट करना था। तो यहाँ से जितनी भी ये ग्रेफिन फॉलिक्यूल मैच्योर होती रही, एस्ट्रोजन रिलीज करती रही, तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जिस दिन एग रिलीज होता है 14 डे, उस समय LH पीक पे होता है, FSH पीक पे होता है, एस्ट्रोजन पीक पे होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इतना पीक पे नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, अब ओम रिलीज हो गया। अब आप साथ साथ का देखोगे ना, देखो जब ओम के निकलने की तैयारियां हो रही थी ओवेरी के अंदर से, या ओम के मैच्योर होने की तैयारियां हो रही थी ओवेरी के अंदर, FSH उसको मैच्योर कर रहा था, LH उसको रिलीज करवा रहा था, ये सब तैयारियां हो रही थी, तब उस समय यूटरस में क्या चल रहा था? यूटरस में ये चल रहा था, यूटरस में शेडिंग हो रही थी, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन कौन से आ रहे हैं? ओम के बाहर आने के दिन आ रहे हैं, 14 डेज पास में आ रहा है, तो यूटरस को पता है कि एग आने वाला है, और 14 डेज पे अगर स्पर्म आ गया और जाइगोट बन गया तो मैं इसको कहाँ इम्प्लांट करूँगी? मेरी लेयर तो वीक हो रखी है, गिरी हुई है, इसलिए ये देखो शेडिंग बिल्कुल कम हो जाती है और यूटरस की थिकनेस बढ़ती जाती है, और 14 डेज पे इस तरीके की थिकनेस आपको बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, आगे समझना। अब दूसरी फेज कहलाती है ओवेरी की। ये फेज हो चुकी है, देखो ये कंप्लीट हो चुकी है, ये फेज कंप्लीट हो चुकी है। इस फेज को अपन ने क्या नाम दिया था? फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि इस फेज के अंदर सब का सब फॉलिक्यूल जो है मैच्योर होके ग्रेफिन फॉलिक्यूल से ओवम रिलीज हो रहा था। अब ओवम रिलीज हो चुका है। ओवम रिलीज होने के बाद में ये ग्रेफिन फॉलिक्यूल, ओवम तो आ जाएगा बाहर फैलोपियन ट्यूब में, और ये ग्रेफिन फॉलिक्यूल जो रह गई पीछे, ये देखो ये ग्रेफिन फॉलिक्यूल रह गई है, ये ग्रेफिन फॉलिक्यूल आगे ल्यूटियल स्टेज में आती है। इस ल्यूटियल स्टेज को ल्यूटियल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा, और ये कार्पस ल्यूटियम बन गई, ये कार्पस ल्यूटियम ही है। कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? कार्पस ल्यूटियम के दो काम है। कार्पस ल्यूटियम बन के दो चीजें करती है, एक तो प्रोजेस्टेरॉन का बहुत अच्छा सिक्रेशन करती है, और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। देखो अब मैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बताता हूँ। देखो ये कौन आ गई? कार्पस ल्यूटियम। और अब ये देखो यहाँ पे अपनी नीली वाली लाइन, नीली किसकी थी? प्रोजेस्टेरॉन की। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है? पीक पे है। कौन सिक्रेट कर रही है? आपकी कार्पस ल्यूटियम। यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन किस पे था? पीक पे था। कौन सिक्रेट कर रही थी? फॉलिकल्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कार्पस ल्यूटियम बन चुकी है, इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना। बात हुई थी पहले, प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम है यूटरस की लेयर को मजबूत रखना, इसको गिरने से बचाना। अब 14 डेज पे कौन आ गया? अंडा आ गया, और आपको अच्छी खासी यूटरस की लेयर चाहिए जाइगोट को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो लेयर तो बना रहा है यूटरस, लेकिन इसकी थिकनेस मेंटेन रहे, इसके लिए कौन आ गया? हीरो बन के प्रोजेस्टेरॉन। थिकनेस बनी हुई है लेकिन ये गिर नहीं जाए, इसकी शेडिंग नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आ जाता है, उसको होल्ड रखता है, उसको मजबूत बनाए रखता है। किसको? इस लेयर को। कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर को। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। कौन सी? 14 डेज पे दो चीजें हो सकती हैं। 14 डेज पे ओम बार आया हुआ है, और अभी यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि भाई जिस दिन ओम रिलीज हुआ 14 डेज स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर पहली कंडीशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो क्या होगा? ये जो बताया था मैंने आपको, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके 7 से 8 दिन के अंदर वो आगे इम्प्लांट होता है। तो 7-8 दिन के अंदर यहाँ आकर अगर मान लो कोई जाइगोट या कोई
हाँ जाइगोट अगर इम्प्लांट होता है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बना हुआ था, बड़ा हुआ था, इसने होल्ड रखा। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, बनी हुई रहेगी, ये गिरेगी नहीं। कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक बनी हुई रहेगी और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करती रहेगी और उस एम्ब्रियो को वो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर प्रोवाइड करती रहेगी। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लेसेंटा फिर उसका काम करेगा। कौन सा काम, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करना। कार्पस ल्यूटियम का मेन काम है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाना, ताकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, जाइगोट इम्प्लांट हो रहा है, फंक्शनल लेयर के अंदर वो फंक्शनल लेयर मेंटेन रहे, गिरे नहीं। ठीक है। अब दूसरा केस सुनिए, अगर ऐसा हो कि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा जाइगोट बनेगा ही नहीं। तो भाई इसका क्या काम है, ये क्यों इस लेयर का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम जो है ये टूट जाएगी, टूट के बन जाएगी कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस ल्यूटियम टूट गई, प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रेट कर रही थी, कार्पस ल्यूटियम कर रही थी ना, और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट किया हुआ प्रोजेस्टेरोन तो इस मोटी वाली फंक्शनल लेयर को बचा रहा था। अब कार्पस ल्यूटियम टूट गई, प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, तो अब इस लेयर की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये जो चीन की दीवार बनी है ये अब टूटने की स्टेज में आएगी। इसकी वेसल्स, न्यूट्रिएंट सेल्स, जो इसकी थिकनेस है वो सेट हो जाएगी, टूटने लगेगी का मतलब क्या हुआ, वापस से आपका वो पहला दिन आने वाला है। कौन सा पहला दिन, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या निकलेगा, या फिर ब्लड आया कहाँ से, सेल्स आई कहाँ से, यही तो सेल्स हैं जो चीन की दीवार बनी थी। अब वो काम आई नहीं, काम क्यों नहीं आई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। केवल एंडोमेट्रियम थिकनेस का बनने का मेन कारण होता है, क्यों बनती है एंडोमेट्रियम थिक, क्यों होती है, मोटी क्यों होती है, इसलिए होती है ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तब जो जाइगोट आ रहा है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। अगर फर्टिलाइजेशन 14 डेज में नहीं होता है तो उस स्थिति के अंदर वो जो मोटी दीवार बनी है वो टूटने लगेगी। टूटने क्यों लगेगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम है ही नहीं। कार्पस ल्यूटियम तो कार्पस एल्बिकेंस बन गई। कार्पस ल्यूटियम नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो इस दीवार को मेंटेन करने का, दीवार को होल्ड में बनाने का काम कोई नहीं करेगा। और फिर देख लो, दिन भी देख लो, ये दिन आ गया लगभग। सेक्रेटरी फेज 14 डेज की होती है, 14 + 14 28, तो 28 डेज के बाद में वापस फर्स्ट डे आ जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मेंसेस फेज शुरू हो जाएगा और वापस से ओवेरी के अंदर फॉलिकुलर स्टेज आने लग जाएगी। ब्रेन को मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को कि एफएसएस रिलीज करो, एलएच रिलीज करो, ताकि ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर हो। वापस से ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होगी, 14 डेज पे एग को रिलीज करेगी और इधर आपकी यूट्रस क्या करेगी, 5 दिन में उसको जो चीन की दीवार बनी थी उसको फ्लश कर देगी ब्लीडिंग के द्वारा। उसके बाद में वापस एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। शेडिंग क्या, जो यूट्रस की जो फंक्शनल लेयर है वापस बनती जाएगी। 14 डेज के ऊपर एस्ट्रोजन पीक पे होगा, एलएच पीक पे होगा, एफएसएस पीक पे होगा। ठीक है। और जब 28 डेज सिक्रेटरी फेज होगी उस समय आपका प्रोजेस्टेरोन पीक पे होगा। इस तरीके से ये साइकिल हर महीने चलता है। शुरू के 5 दिन ब्लीडिंग फेज, उसके 5 के बाद में 10 दिन की अवस्था आती है प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है यूट्रस की फंक्शनल लेयर में प्रोलिफरेट करना, वेसल्स की संख्या बढ़ाना, वहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना। ठीक है। प्रोलिफरेशन के बाद में 14 डेज ओवुलेशन फेज कहलाती है, अंडो उत्सर्ग का दिन होता है वो। उसके बाद की जो स्टेज है या उसके बाद की जो का समय है वो सिक्रेटरी फेज कहलाता है। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेशन फेज, सिक्रेटरी फेज, ये तीनों अवस्थाएं यूट्रस में चलती हैं। फॉलिकुलर फेज और ल्यूटेल फेज ये दोनों ओवेरी में चलती हैं। फॉलिकुलर फेज का उद्देश्य ये है फॉलिकुलर का निर्माण करना, फॉलिकुल का मैच्योरेशन करना। फॉलिकुल मैच्योर होगी तो साथ में एस्ट्रोजन को रिलीज कर दी जाएगी और एक दिन एस्ट्रोजन और एलएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिक्यूल एग को रिलीज करेगी।
दूसरी ल्यूटियल फेज का एक ही मेन काम है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करना, ताकि प्रोजेस्टेरोन का रिलीज हो और जो चीन की दीवार बनी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इस तरीके से ओवेरी में ये चीजें चलती रहती हैं, यूट्रस में ये चीजें चलती रहती हैं और हार्मोनों का इस तरह का लेवल बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। अब एक एक फेज को अपन लिखने के हिसाब से बताता हूं मैं आपको, वैसे मैंने समझाने में तो सारा एक साथ ही समझा दिया। ये देखो, ठीक है, ये फेज आपकी पहली है मेंस्ट्रुअल फेज, जो शुरू के 5 दिन चलती रहती है। इसमें क्या होता है, ओम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, 28 जो चीन की दीवार टूटी नहीं, ठीक है, फर्टिलाइज हुआ नहीं, सॉरी एग फर्टिलाइज हुआ नहीं, चीन की दीवार बनी हुई है। चीन की दीवार का मतलब यह है कार्पस, जो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो उसकी थिकनेस से है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज शुरू कैसे होती है ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ओम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कार्पस ल्यूटियम स्टार्टिंग डिस्ट्रॉय या डिजेनरेट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स, डाउन होने लगेंगे। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन डाउन क्यों हो गया, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गई। फंक्शनल लेयर एंड एंडोमेट्रियम डिस्कमेंटेड विद ब्लड एंड फ्लूइड, फंक्शनल लेयर जो एंडोमेट्रियम की है वो डिस्कमेंटेड हो जाएगी, गिरने लगेगी, विद ब्लड एंड फ्लूइड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये कितने दिन चलता है, 4 to 5 डे चलता है। FSH एंड LH लेवल स्टार्ट राइजिंग, ये देखो FSH और LH लेवल स्टार्ट राइजिंग, बढ़ने लगते हैं। किस फेज की बात कर रहा हूँ मैं, इस फेज की बात कर रहा हूँ, शुरू के ये वाली फेज की बात कर रहा हूँ, ये वाली बढ़ रहे हैं ना। FSH and LH level start rising, 35 ml of blood and 35 ml serous fluid is expelled from vagina, लगभग 70 ml तक सिक्रेशन रिलीज होते हैं, इंक्लूडिंग 35 ml blood and 35 ml serous fluid. At end of the phase, thickness of endometrium is 1 mm, जो सबसे कम होती है। और जब 28 ऑफ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब चीन की दीवार सबसे बड़ी होती है, उस समय इसकी थिकनेस कितनी होती है, 6 mm, और यहाँ होती है 1 mm। ठीक है, इस तरीके से आपकी पहली अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ चल रही है, यूटरस में चल रही है भाई, ओवेरी में नहीं है ना। दूसरी अवस्था प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज ओवेरी में चल रही है, मैंने आपको बताया था ये दोनों साइमल्टेनियसली और एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्डिंग चलती रहती हैं। ठीक है, ऊपर भी चल रही है, नीचे भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि जब यूट्रस में चल रही है तो ओवेरी चुप है, स्टॉप है, ओवेरी की सारी अवस्थाएं, सारी फिजियोलॉजी, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कंटिन्यू चलती रहती हैं। 5 दिन के बाद कौन सी स्टेप शुरू होती है, फॉलिकुलर। शुरू के 5 दिन के बाद में फॉलिकुलर स्टेज फेज शुरू होती है। ठीक है, और प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होती है। ये कब तक चलती है, 5 to 13 डेज और लगभग 10 डेज की होती है, 10 डेज की। प्रोलिफरेटिव कहाँ, यूटरस में, और फॉलिकुलर कहाँ, ओवेरी में। ठीक है, ये ओवुलेशन तक चलती है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, ये पता ही आपको बता रखा मैंने। ओवेरी संभावित फर्टिलाइजेशन के लिए ओम रिलीज करेगी। फॉलिकुलर अवस्था ही उस अवस्था को बढ़ावा देती है जिसमें यूटरन लाइनिंग फिर से बनने लगती है, शेडिंग कम पूरी होकर उसकी ग्रोथ होने लगती है, किसकी, फंक्शनल लेयर की। इन दिस फेज द प्राइमरी फॉलिक्यूल स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी वो और बाद में अंडे को रिलीज करेगी। द एंडोमेट्रियम आल्सो स्टार्ट्स प्रोलिफरेशन, थिकनेस बढ़ने लगेगी एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर की। द यूटरस स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ अनदर प्रेगनेंसी, नई प्रेगनेंसी की तैयारी करेगा यूटरस के, भाई अब ओवम आएगा, स्पर्म भी आएगा और बच्चा होगा, गर्भ का धारण होगा। ठीक है, बच्चा बच्ची कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोरिस्पॉन्ड्स टू फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल, उसके साथ चलती रहती है।
अंडर FSH ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब फॉलिकल बनेगी तो क्या रिलीज करेगी? एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट दी, एस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रोलिफरेशन काम करेगा। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि फंक्शनल लेयर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको प्रोलिफरेट करना, फैलाना, ग्रो करना। क्या बोल रहा है? एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द कंसेप्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग, ताकि कंसेप्शन या इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो सके। एंडोमेट्रियम थिकनेस बिकम वेरी वेस्क्यूलर, ब्लडी हो जाएगी, बिल्कुल वेस्कुलाइज हो जाएगी। एंड डेवलप म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। एस्ट्रोजन प्रमोट्स एलएच सर्ज होगा। ग्राफियन फॉलिक्यूल्स एकदम अंडा बाहर आएगा। कौन से दिन? 14 डेज। ठीक है, तो 10 दिन की होती है प्रोलिफरेटिव फेज या आपकी फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अब कौन सा दिन आ गया? 14 डेज। 14 डेज में क्या होता है? ओवम रिलीज होता है, उसको बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडो उत्सर्ग। इस अवस्था में ओवेरी द्वारा एक अंडा रिलीज किया जाता है। ओवेरी द्वारा एक अंडा रिलीज किया जाता है। यह ओवम फैलोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है, सब पता है आपको। यूटरस की दीवारों के साथ साथ लाइनिंग पर जाकर चिपक जाता है, मतलब इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। ओवुलेशन के समय की बात है 14 डेज की। उतनी जल्दी फिर बाद नीचे गिरने लगता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। इस ओवम की उम्र लगभग 24 आवर्स होती है। ये समय किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और नहीं हो तो ये मर जाता है, अंडा मर जाएगा और टूटकर यूटरन लाइनिंग के साथ चिपक जाएगा। और जब शेडिंग बाहर आएगी अगले साइकिल में, जब यूटरस की लेयर टूटेगी, ब्लीडिंग होगी, मेंसेस चलेंगे, तब उसके साथ ये मरा हुआ अंडा वापस बाहर निकल जाएगा। उस दिन नहीं निकलता है, ऐसा नहीं कि 14 डेज हुआ और रिलीज हुआ, मर गया और 15 डेज को बाहर आ गया, ऐसा नहीं है ना। वो वहाँ चिपका हुआ रहेगा डेड। जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा उस समय उस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ में बाहर आएगा। मिड साइकिल फेज बोलते हैं इसको, बीच में चलती है। इन दिस फेज विच ओवुलेशन टेक अ प्लेस डे 17 to 13। ये मोटा मोटा बताया कि भाई 13 to 17 डेज जो है इस समय जो ओम है, ओम की खुद की उम्र भी 24 डेज की होती है। ठीक है, द फॉलिकुलर फेज अलॉन्ग विद द ओवुलेशन पीरियड डिफाइंस द फर्टिलाइजेशन पीरियड। फर्टिलाइजेशन पीरियड कहलाएगा 13 to 17 डेज का। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट, एक सेकेंड, अब बात करते हैं अपन सिक्रेटरी फेज की। दिख रहा होगा आप लोगों को। सिक्रेटरी फेज कहाँ चलती है? यूटरस में। पेन ले लेता हूं मैं। यूटरस में। और ल्यूटिल फेज कहाँ चलती है? ओवरी में। साइमल्टेनियसली एंड कोरस्पॉन्डिंग विद ईच अदर। शुरुआत कब होती है? 14 to 28 डेज। इसमें सिक्रेटरी फेज की अवस्था कभी भी कम नहीं होती है, 14 डेज रहती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ल्यूटिल स्टेज भी बोलते हैं, पीत पिंड अवस्था बोलते हैं। एक्चुअली कार्पस ल्यूटियम जो है दिखने में येलो कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? येलो कलर की, इसको पीत कलर की बोलते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कार्पस ल्यूटियम अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कार्पस ल्यूटियम तो तभी रहेगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। बताया था ना भाई, मान लो 14 डेज फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट जाके चिपका, तो कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक वहाँ बनी हुई रहेगी ताकि प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करती रहे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कार्पस ल्यूटियम टूट गई, वो टूट के कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा सिक्रेटरी फेज में? इस अवस्था में जो ओवुलेशन से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट के पहले दिन के बीच में होती है। ये अवस्था कौन सी अवस्था है? ओवुलेशन से कौन सा दिन? 14 दिन ओवुलेशन का से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट के पहले दिन। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कौन सा? पहला दिन। नेक्स्ट साइकिल का पहला दिन, स्टार्ट के पहले दिन के बीच की है। समझ में आ गया? 14वें दिन से लेके अगले साइकिल में ब्लीडिंग होगी तब तक के बीच की अवस्था
14 से लेके 28 दिन जो समय है ना, इस अवस्था को 14 डेज की जो अवस्था है, इस अवस्था को सेक्रेटरी फेज या ल्यूटेल फेज कहते हैं। इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। कब बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है, जो कि यूट्राइन लाइनिंग की मोटाई को बनाकर रखने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, मोटाई बना कर रखते हैं ताकि जाइगोट आएगा, चिपकेगा और न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको रखने के लिए जरूरी होता है जिससे जाइगोट को न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है। अब अगर इस समय के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होने लगता है। क्या काम है प्रोजेस्टेरॉन का? यही तो काम है कि उसकी थिकनेस को मेंटेन रखना। जो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, आपका जाइगोट ही नहीं है, तो वो लेयर किस काम की, उसकी थिकनेस किस काम की? कोई काम की नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? कोई काम नहीं ना। इसलिए इसका लेवल क्या करो, डाउन डाउन। इसकी वजह से यूट्राइन लाइन टूट जाएगी और मेंसेस के जो नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाएगी। यह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती है, ज़्यादा करेगी प्रोजेस्टेरॉन को, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हाँ, कार्पस ल्यूटियम 26वें और 28वें दिन गिर जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो नहीं गिरेगी, 3 महीने तक रहेगी वहाँ पे, और फिर 3 महीने बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लेसेंटा में। दोनों का एक ही काम है, प्लेसेंटा का ज़्यादा काम है, लेकिन दोनों का मेन काम ये है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो प्रेगनेंसी रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा, आपके घर में अगर किसी को प्रेगनेंसी हुई होगी तो शुरू का पहला ट्राइमेस्टर होता है, उसमें अगर हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो डॉक्टर उसको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाता है। क्यों लगाता है? कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़े, हार्मोन का लेवल बढ़े, ताकि ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग वही एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है, वो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और अपन को मेंटेन करनी है क्योंकि अंदर प्रेगनेंसी है। तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाएंगे, ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा और उसकी थिकनेस बनी हुई रहेगी, टूटेगी नहीं, ब्लीडिंग नहीं होगी। कार्पस ल्यूटियम 26 से 28वें दिन गिर जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये 3 महीने तक बनी रहेगी। अर्ली प्रेगनेंसी मेंटेन बाय कार्पस ल्यूटियम और लेट प्रेगनेंसी मेंटेन बाय प्लेसेंटा, याद रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने सेक्रेटरी फेज का भी डायग्राम बनाया है इसी तरीके का, समझने के हिसाब से कि क्या होता है सेक्रेटरी फेज में, क्या चलता है। सेक्रेटरी फेज ये वाली अवस्था आपकी सेक्रेटरी फेज है ना, ये वाली अवस्था सेक्रेटरी फेज का कब शुरू होगी, 15 से 28 डेज लास्ट आफ्टर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन अंडा उत्सर्ग के बाद LH स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिक्यूल। पता है आपको, प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, कौन, कार्पस ल्यूटियम, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन और एक इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन का मतलब है इनहिबिशन, रोकना। इनहिबिन भी रोकने का काम करेगा। किसको रोकने का काम करेगा? फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बिकम इडिमेटस, मोटी हो जाएगी, इडिमेटस मोटी हो जाएगी। किस अवस्था में? सेक्रेटरी फेज में, ठीक है, ताकि जाइगोट आके इम्प्लांट हो सके, न्यूट्रिशन मिल सके, एंड प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। अब 2 केस मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली कि अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हुई तो क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। पहली कंडीशन, अगर प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी 3 महीने तक। 3 महीने बाद में वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएगी और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना हुआ रहेगा। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है 14 डेज पे तो क्या होगा, तो ये होगा 28 और 27 या 28 डेज पे वो वापस कार्पस ल्यूटियम टूट जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन फॉल डाउन हो जाएगा, शेडिंग शुरू हो जाएगी और थिकनेस गिर जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा। नो प्रेगनेंसी, नो साइन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ,
अब हार्मोन की स्थिति बताता हूँ मैं आपको। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा, ठीक है। अब हॉर्मोन्स मैंने डिस्कस कर लिया आपसे मोटा मोटा सारा कि FSH, LH और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा ओवुलेशन के समय, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा सिक्रेटरी फेज के अंदर, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, द हाइपोथैलेमस सीक्रेट लुटिनाइजिंग हार्मोन, सीक्रेटिंग हार्मोन बताया था शुरुआत में, कौन करेगी, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगी LH RH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो का काम करेगी एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से क्या रिलीज होगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, दो, कौन कौन सा, FSH और LH। FSH क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, फॉलिकल को मैच्योर करेगा, उन फॉलिकल से कहेगा तुम एस्ट्रोजन को रिलीज करो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ट्रिगर ओवुलेशन, LH हार्मोन कहेगा कि ग्रेफिन फॉलिकल को कहेगा जो तुम्हारे अंदर माया है, जो तुम्हारे अंदर अंडा है, बीज है, इसको बाहर निकालो। इसलिए कौन सा सर्ज आता है, LH सर्ज, पीक लेवल LH सर्ज आने पर ओवुलेशन होता है, क्योंकि LH का काम ये है ट्रिगर फॉर ओवुलेशन, ओवुलेशन को ट्रिगर करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ग्रेफिन फॉलिकल अंडा रिलीज होने के बाद में आगे कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। Hormone released in the cycle are stimulated by a negative feedback mechanism। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बात हुई थी, ये जाते हैं हाइपोथैलेमस को। जब ब्लड में जिस हार्मोन की जरूरत होती है उसकी कमी होती है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है कि भाई अब हमें चाहिए एस्ट्रोजन, तो हाइपोथैलेमस FSH को हाइपोथैलेमस भेजता है LH RH FSH फिर ग्रेफिन फॉलिक्यूल फिर एस्ट्रोजन। डायरेक्ट एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ता है, एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस इज स्टिमुलेटेड एंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज लो इन ब्लड एंड स्विच ऑफ व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज हाई। समझ गए, अगर मान लो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, और अगर इनका लेवल या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को कि भाई अब लेवल हो गया, कम करो इसको। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिस्क्राइब्ड बाय ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल, बात हो गई। द ओवेरियन साइकिल इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन, ओवेरियन साइकिल की बात कर रहा हूँ, formation and maturation of follicular cell in the ovary, whereas the uterine cycle describes the changes in the endothelial layer of the uterus. The secretion of FSH and LH gradually increase during the follicular phase, पता है आपको। They stimulate किसको, the development of follicles and release estrogen from them। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन किसके हो, फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, of the endometrium. The level of LH and FSH peak next page, peak middle of the cycle, LH induced ovulation is called LH surge। सर्ज का मतलब अपनी पीक अवस्था। There is a sudden surge in LH level called LH surge just before ovulation, after ovulation, the ruptured follicle develop into the corpus luteum. Corpus luteum secrete progesterone, hence the level of progesterone increases in the luteal phase। कौन सा हार्मोन सबसे अधिक पाया जाता है luteal phase में, प्रोजेस्टेरोन। कौन सीक्रेट करती है, कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर, क्यों रिक्वायर्ड है प्रोजेस्टेरोन, मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर, फॉर इम्प्लांटेशन। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो कार्पस ल्यूटियम की डिग्रेस टूट जाएगी एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर, और क्या शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंसेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों फॉलिकुलर फेज में बात हुई, FSH हार्मोन शुरू करेगा, बढ़ावा मिलेगा। ओवुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, LH। ल्यूटिल फेज के लिए FSH एंड LH। ब्लीडिंग फेज में
डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, प्रोलिफरेशन में एस्ट्रोजन लेवल आपको अधिक मिलेगा, सेक्रेटरी फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। सो follicular stimulating hormone and luteinizing hormone secreted by anterior pituitary gland so FSH and LSH secreted by the anterior pituitary. FSH stimulate the growth of ovarian follicle that secrete estrogen, बातें हो चुकी है सारी अपनी। progesterone secreted by the corpus luteum, important है। Normal blood loss in the menstrual cycle 20 to 8 ml and 20 to 80 ml in single menstrual cycle। ठीक है। अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमेनोरिया बोलते हैं कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिसमेनोरिया पेनफुल, जिन महिलाओं को मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है उस अवस्था को बोलते हैं डिसमेनोरिया। मिनोरेजिया एक्स्ट्रा और एक्सेसिव ब्लीडिंग एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेट्रोरेजिया इरेगुलर एसाइक्लिक यूटरन ब्लीडिंग। देखो मिनोरेजिया अलग है, मेट्रोरेजिया अलग है। मिनोरेजिया का मतलब है कि 5 दिन के अंदर बहुत सारी ब्लीडिंग होना। मेट्रोरेजिया का मतलब है 3 दिन हुई, 5 दिन रुक गई, 5 दिन रुक गई, फिर 3 दिन शुरू हो गई, 10 दिन हुई, 5 दिन रुक गई। इरेगुलर एसाइक्लिक बिना साइकिल वाली जो ब्लीडिंग है उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। मिनोमेट्रोरेजिया दोनों बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग भी बहुत सारी हो रही है और साइकिल भी नहीं है। मतलब अगर केवल ब्लीडिंग के दिन ऊपर नीचे हो, 2 दिन हुई फिर रुक गई, 4 दिन में फिर रुक गई, तो है मेट्रोरेजिया। एक्सेसिव ब्लीडिंग विद एसाइक्लिक ब्लीडिंग कॉल्ड मेट्रोमिनोरेजिया या मिनोमेट्रोरेजिया। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये साइकोसोमेटिक और इडियोपैथिक होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। इस तरीके से देखो ये वाला डायग्राम तो मैं आपको समझा ही चुका था पहले ही, फिर भी आप समझना चाहो तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये वही तो जो मैं पहले बनाया था, वही है ना ये यूटरस, हार्मोन, ओवेरी। ठीक है। ये सारा का सारा पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, आप यहाँ भी इसको देख सकते हो। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। क्या कीवर्ड्स हैं? अनसेफ पीरियड होता है 11 to 18, एवरेज की बात करूँ तो 14 डेज, या फिर 13 to 17 डेज, ये होता है आपका रिस्क पीरियड। फर्स्ट टू 4th डे, शुरू के 4 दिन क्या कहलाता है? ब्लीडिंग फेज। 4 से लेकर 14 10 दिन का, 10 दिन का ये क्या कहलाता है? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटरी फेज। 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन। 14 से 28 दिन का नेक्स्ट 14 to 28 डेज वाला क्या कहलाता है? सिक्रेटरी या ल्यूटेल फेज। तो ये अब आपको पूरा समरी के अंदर ये तो याद रहना ही रहना चाहिए। शुरू के 4 दिन ब्लीडिंग फेज, अगले 10 दिन प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, 14वां दिन ओवुलेशन फेज, 14वें दिन से लेके 28वां दिन क्या कहलाता है? सिक्रेटरी या ल्यूटेल फेज। ठीक है। यूट्रस में क्या चलता है, ओवेरी में क्या चलता है, ये सब चीज़ें हो चुकी। कब कौन सा हार्मोन किस लेवल पे होता है, ये सारी चीज़ें। होप आज की क्लास के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश तो की है इजी करने की, बाकी करते हैं अगली क्लास में सिलेबस के हिसाब से। अभी इतना ही।